हेलो बालको। तो आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड बोर्ड का जो सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ उसके बारे में। ये एक वीडियो में बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि जैक बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है, लास्ट में इसका आंसर कीज रखे हैं इन्होंने, और उस आंसर कीज के क्वेश्चंस गलत है, आंसर्स गलत है। आंसर कीज में कुछ कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। तो चले, इस वजह से तुमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हम लोग इसे डिस्कस भी कर लेंगे ताकि तुम्हारे कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए। हमने इसमें 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमने X21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं बिना कोई टाइम पास किए, और तू भी फोकस्ड हो जा क्योंकि कल से एग्जामिनेशन शुरू है। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। तो हमारे पास पहला सवाल ये रहा कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो जब मोलैरिटी निकालना है तो हमेशा लिखना है क्या चीज, मास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारे पास मास दिया हुआ है, तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से तू मल्टीप्लाई कर देगा। ये सबसे आसान सा सवाल। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5। NaOH का तुम्हारा होता है 40 मोलर मास। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं वापस से एक बार रिपीट कर दो। 23 सोडियम का, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल 40 ग्राम पर मोल। सो 5/40 इंटू 250 इंटू 1000 कैलकुलेट करेगा तो तुम्हारा आएगा 25 चौके 100 0.5। सो द आंसर इज 0.5। चलो, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ द कार्बन। बेटे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ही निकालना है, कुछ कुछ कंपाउंड दिए हैं इसमें, हमें कुछ जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की। आप कभी भी मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, सवाल ये है, समझ रहे हैं ना, समझ रहा। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगला सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देख। तू निकालेगा कैसे, सेकेंड सॉरी, ये हमें निकालना क्या चीज है, हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। मास परसेंटेज कार्बन का कैसे निकालोगे, आसान सा सवाल है बेटा। कार्बन की संख्या कितनी है तेरे यहाँ पर, एक है, एक कार्बन का मास कितना होगा भाई, 12। ठीक, और बटे टोटल मास कितना है, 16। हमें एमसीक्यूज बनाना है तो हम पूरा का पूरा परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें सिर्फ चाहिए कंपेरिजन, तो हम इतने पे बात करेंगे। ठीक है, 12/16। इथेन के लिए तेरा क्या हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24 और बटा 30 हो गया। उसके बाद प्रोपेन के लिए बात करेंगे, 3 × 12/12 36 36 36 और 8 तुम्हारे 44। ठीक है, 44 हो गया। और उसके बाद तुम्हारा ब्यूटेन के लिए हम बात करेंगे। ब्यूटेन के लिए तुम्हारा हो गया 4 × 12 और 48 58 हो गया। ठीक, अब देख मुझे क्या चाहिए कि रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर देते, तो हम क्या करना चाहेंगे ना कि सबको इक्वल कर देते हैं ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड में इक्वल करेगा तो तेरे को मिलेगा मेरे भाई, यहां हम ये कर लेते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 24/29। ठीक, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो मुझे मिलेगा 24/32। यहाँ पर 24 30 ऑलरेडी है। ठीक है, 24 यहाँ आ गया, मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी चीजों में दिक्कतें आएंगी और ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है, समझ बात को, इसको मैंने काट लिया। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 14.6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड तो मेरा आ जाएगा 24/29 पॉइंट और 2। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो देखो 24/32, इसका आया 24/32, इसका आया तुम्हारा 24/30, इसका आया तुम्हारा 24/29.2 और इसका आया तुम्हारा 24/29। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारी हो गई इसके ब्यूटेन के। सो द आंसर इज ब्यूटेन। 22 का आंसर है ब्यूटेन, ये बात ध्यान रख लो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना ये बात? क्लियर है? आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है भाई। तो ऊपर लिख ले, जिस भी एटम का परसेंट निकालना है तो उसको ऊपर रख लेंगे, टोटल मास नीचे रख लेंगे, टोटल मास नीचे रख लेंगे, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। मुझे पूरे का पूरे कैलकुलेशन नहीं करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तू बटा बटा कर ले फटाफट और काम कर ले अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। 22.4 लीटर ऑफ 11.2 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देख 11.2 का मतलब कितना हो गया? 11.2 का मतलब हो गया लीटर में ना, लीटर में है ना ये। तो 11.2 का मतलब हो गया 0.5 मोल, 0.5 मोल। क्लियर? चलो वापस से याद दिला देता हूं तुझे, ध्यान दे ले। ठीक है कि 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल होता है मेरे भाई। 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल गैस होता है। ठीक है, तो 11.2 लीटर का मतलब कितना हुआ? 0.5 मोल हुआ, हाँ या ना? हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे भाई? तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब इतने ही पार्टिकल्स है ना, हाँ या ना? हो गया। अब O2 है यहाँ पर क्या है? O2 है। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 है। तो इतने वाले में कितने हो जाएंगे? इंटू 2 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल, क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। 11.2 का मतलब कितना सर? 0.5। ग्रेट। मोल का मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन यानी O2, O2 में कितने एटम्स है? 2 एटम है सर। तो इतने सारे O2 में कितने एटम होंगे? इंटू 2, 0.5 इंटू 2 हो गया 1। तो आंसर इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो 23 का आंसर हो गया ए। 23 का आंसर हो गया मेरा ए। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बात करते हैं। What is the empirical formula of a compound 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3%? क्या ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं लगा तुझे? ये क्वेश्चन देखा हुआ है ना, पिछले क्लास में हमने करा था। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, इधर से आपने सॉल्व करा था वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। व्हाट इज द एम्पिरिकल? 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हमने लाया था? हमारा आंसर था CH2O। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। आंसर इज CH2O। देख लो तुम्हारा जैक बोर्ड कितने बेहतरीन तरीके से काम करता है। इन लोगों ने एग्जामिनेशन टीचर से कुछ दिन पहले से रिलीज किया, पूरा का पूरा साल भर से ज्यादा समय लेने के बाद इन्होंने एक सैंपल पेपर रिलीज किया, उसमें भी इतनी सारी गलतियां। क्या बोलोगे? हाँ, सेम क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा तो ईमानदारी से काम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल? इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है? इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है? ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा। पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है भाई? एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, नहीं। अब ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये शेप को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तुम्हारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर शेप को रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है।
और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन नाम से ये मेरे भाई क्या स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्लियर है ना ये बात, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें तुम्हारा आंसर मिल गया तुझे, इसमें तेरा आंसर तुझे मिल गया, कौन सा भाई? एजेमुथल क्वांटम नंबर सेप को रिप्रेजेंट करता है। एल, अब यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं, ध्यान से सुनना। एल की वैल्यू तुम्हारा 0 से शुरू होती है ना? ठीक है, एल की वैल्यू तुम्हारा होता क्या चीज है सर? एल के वैल्यू मैक्सिमम आपका 0 से n-1 तक रहेगा, 0 से n-1 तक रहेगा। ठीक है, अब एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एस को, जिसका शेप क्या है भाई? स्फेरिकल है। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू अगर 1 रहा तो 1 रहा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को, जिसका शेप है डम्बल। ठीक, अब एल इज इक्वल्स टू अगर तुम्हारा 2 रहा तो ये तुम्हारा डी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका शेप है तुम्हारा डबल डम्बल। ठीक है भाई, और एल इज इक्वल्स टू अगर 3 रहता है तो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है ये एफ को, जिसका कॉम्प्लेक्स है, जिसका शेप तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। तो एजेमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ये सारी। ओरिएंटेशन तरह से पूछा तो ओरिएंटेशन तुम्हारा एम हो जाएगा, स्पिन पूछेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर, और एनर्जी लेवल के बारे में पूछेगा तुम्हारा तो वो तुम्हारा बताएगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चल आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज डिटरमाइंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में तुझे बताया था ना, कल जब 20 क्वेश्चन अपन कर रहे थे तो उसमें तुम्हें बताया था कि प्रिंसिपल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल की अगर संख्या पूछेगा मैक्सिमम तो n² होता है। यहाँ पर मेरे से पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो गई मेरे भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ? डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम सी, पर यहाँ पर भी है तो अपन भी लिख लेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी। h का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई? 6.63। वैसे तू याद कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा तेरे लिए। 6.63 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, m का वैल्यू कितना दिया हुआ? 9.1 दिया हुआ है सर, 9.1 इंटू 10⁻31 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ ले। 10⁻7 वेलोसिटी 10⁻7। अब देख, अब ना तुम होशियार बच्चा है भाई, इसको पूरा का पूरा सॉल्व मत कर ले। 9×7 = 63, लगभग 7 के आसपास जा रहा है। 7 के आसपास का आंसर तुम्हारा एक ही यही है, आंसर ये हो गया 27 का 1, खत्म बात। ठीक है, एमसीक्यू दिया हुआ तो फायदा उठा तुम इसको, पूरा कैलकुलेट करने मत बैठ जा। ठीक है, 9×7 = 63 हो रहा है ना लगभग, हाँ या ना? वहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसके आसपास तो कोई वैल्यू नहीं लाई कर रही है कि 7 के आसपास भी कुछ है, वो हो गया तुम्हारा आंसर 27 का 1, 7.3। बाकी कैलकुलेट करना तो तू कर ले। यहाँ पर तुम्हारा 31 - 7 तुम्हारा हो जाएगा 24, ऊपर जाएगा तो तुम्हारा -10 हो जाएगा, और यहाँ से 0.7 एंड समथिंग आएगा तो तुम्हारा वो रहा। चलो क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम सी, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी, जहां पर तुम्हारा h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, 9.1, 10⁻31, 10⁻7 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लिया? 963, 7 आ गया आंसर। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियड? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34, एटॉमिक नंबर 34 दिया हुआ है तो वो कौन सा ब्लॉक से होगा भाई? वैसे तो मैं तुझे याद दिला दूं कि एटॉमिक नंबर 34 तुम्हारा सेलेनियम का होता है, जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इस तरह से तुझे याद नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा, है ना? और हमें इतना रटना भी नहीं है, तूने सीखा हुआ है, क्या करना है इसका, क्या करना भाई? 34 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जोड़ कितने हुए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 हो गए सर। ठीक है, उसके बाद अगला उसमें क्या आता है? 4p आता है। 4p कितना हो गया मेरे भाई? 4 होगा। 30 और 4 34। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है तेरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है तेरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में। तो तुम्हारे ये ग्रुप हुआ कौन सा? p ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। कौन सा हुआ? p ब्लॉक का। अगर तेरे से पूछता है कि सर इसका ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप अगर p ब्लॉक में है, कहा? p ब्लॉक में, तो p ब्लॉक में अगर रहेगा तो तुझे ग्रुप बताना, तो तू सीधा सीधा क्या करेगा? जो भी तुम्हारे यहाँ पर आया है इलेक्ट्रॉन उसमें 12 जोड़ देने मेरे भाई। तो ये तुम्हारा हो गया 16। ये क्या हो गया? 16। क्लियर? तो ये ग्रुप तुम्हारा 16 का है। ठीक है, पीरियड पूछेगा तो पीरियड तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है इनका क्या है भाई? 4 है, तो पीरियड 4 का एलिमेंट का एलिमेंट। ठीक है ना?
और ऑक्सीजन फैमिली का है ये भाई, 16 आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली का हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे 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 मेरे बच्चे ध्यान से समझ बात को, इसमें क्या पूछा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है। थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। जनरली ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधिक होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधिक होगी। और पूरे के पूरे पीरियोडिक में टेबल में, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है तो वो फ्लोरीन है। तो सर इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन की अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक हैक है कि नहीं, फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, ये वाले केस याद रख लेना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो फ्लोरीन है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसके पास है वो क्लोरीन है। ठीक है, साइज की वजह से ये तुम्हारी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बेटा कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। रीजन पूछा है भाई। ठीक है, नियम अनुसार तो तुम्हारा उल्टा होना चाहिए, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जैसे जैसे पीरियड में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे तुम्हारा घटता जाएगा, ठीक है, ये वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम्हारा एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देख बात यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक, तो साइज का दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। नहीं, यहां पर दूसरा केस है। अब देखो नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। नाइट्रोजन का साइज तुम्हारा स्मॉलर है, नहीं है भाई, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, है ना। नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया भाई। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है क्या, है। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन इज लेस न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीजन के पास लेस न्यूक्लियर चार्ज है, नहीं, नाइट्रोजन से अधिक प्रोटॉन है ना ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन की संख्या नाइट्रोजन से अधिक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई मेरे, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो तुम्हारा आंसर बी सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा उसके पीछे का भी रीजन है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा इसका 7 होता है, नाइट्रोजन का क्या हुए 7 हो गए, ठीक, ऑक्सीजन का 8 हो गया ना भाई, हाँ ना। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, नाइट्रोजन क्या हो गया 1s2 2s2 2p3 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 1s2 2s2 2p4, ठीक। p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं, लेकिन इसमें 3 है, एक एक एक, अब इसमें 4 है, एक 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 और यहां से एक, 4, ठीक है। अब हाफ फील्ड है ये, हाफ फील्ड कोई भी अगर ऑर्बिटल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा किसी भी हाल में, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वहां से लूज करवाना। और यहाँ पर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है तो इसको रिलीज कराना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होगी और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ही उसका मेन कारण है कि वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Which of the following is an alkaline metal? Which of the following is an alkaline metal? बेटे एस ब्लॉक एलिमेंट को अर्थ मेटल्स बोलते हैं, अर्थ मेटल बोला है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थ मेटल्स होते हैं। उसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 को अपन बोलते हैं, ग्रुप 1 होते हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अल्कलाइन कहलाते हैं।
सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, आंसर नहीं होगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम तुम्हारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक। पोटेशियम तुम्हारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैग्नीशियम इज योर आंसर। वापस से रिपीट करता हूँ, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, किसके, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तुम्हारे क्या हो गए, ग्रुप 1 एलिमेंट हो गए जो कि अल्कली मेटल्स है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, समझ रहे हो, कैल्शियम, ये तुम्हारे क्या चीज हो गए, अल्कलाइन मेटल्स हो गए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ग्रुप 2 का एलिमेंट मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पीरियड में जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे, हाँ, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो उसका एटॉमिक रेडियस घटता चला जाता है। अब क्यों घटता चला जाता है भाई, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो बेटा, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें साइज न, ये ऑर्बिट की संख्या न बढ़ रही है न घट रही है, ऑर्बिट की संख्या सेम है, ऑर्बिट की संख्या सेम है, ए ना पूरे का पूरा पीरियड के लिए सेम होता है, तो ऑर्बिट की संख्या तो सेम है सर, ऑर्बिट की संख्या सेम है, ठीक है, तो ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, नहीं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा सेंटर पे बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, बाहर के कक्ष को यानी कि बाहर के ऑर्बिट को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और वो तुम्हारा क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो साइज छोटा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नंबर ऑफ सेल डिक्रीज करते हैं, एकदम नहीं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, एकदम नहीं। नन ऑफ दिस ओवर डालो नहीं, यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, उम्मीद करते हैं ना है, उम्मीद करते हैं ना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि इस रिएक्शन में NaCl2 से NaCl बन रहा है, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या चीज है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का तुमने पूरे का पूरा डेफिनेशन पढ़ा है, वापस से हम याद करवा देते हैं, ध्यान से सुन ले। ऑक्सीडेशन तुम्हारा तब होता है जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, बच्चे वाला बात। हाइड्रोजन का तुम्हारा रिमूवल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। इलेक्ट्रॉन का लॉस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन वाला ही बात चलेगी, समझ रहा। सोडियम है, ठीक है, सोडियम से सोडियम और क्लोरीन को तूने मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम और क्लोरीन को तूने मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बना। इसमें हुआ क्या, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया भाई, सोडियम ऐसा, ये देखो Na+Cl2 जो है तुम्हारा क्या बना रहा है, Na+ और Cl-, यही है ना, यहाँ पर बना तो ये Na+ और ये Cl- है। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया है भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही ऑक्सीडाइज होता है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, Cr का मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए भाई, ठीक है। तो 2 इंटू, जिसका 2 इंटू पोटेशियम का तुम्हारा होता है 1+1, जिसका चाहिए क्रोमियम का चाहिए x ले लेंगे, इंटू 2 हो गया मेरे भाई। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 7 गुने -2 बराबर 0, टोटल चार्ज 0 है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 2 ले लिया, प्लस 2x लिखा, फिर -14 लिखा, इक्वल्स टू 0 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा कितना आएगा, 2x बराबर हो गया 12, देन x इज इक्वल्स टू मेरा आया बेटा 6, द आंसर इज 6, ऑक्सीडेशन स्टेट 6, ठीक है। द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का -285 तुझे बताया था, तो नेगेटिव है, वहां पर बोला था ना, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बताया था ना। तो जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो तुम्हारा इंथैल्पी नेगेटिव होगा, इंथैल्पी नेगेटिव होगा, ध्यान रखना ये बात, एक्सोथर्मिक के लिए तुम्हारा इंथैल्पी नेगेटिव। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी, इनमें से कौन सा एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ठीक है। चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स के तुम्हारे कौन कौन से तुम्हारे लॉज है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि तुझे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तू वो कर सके, ठीक है। 0th लॉ क्या बोलता है कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। ए सी के साथ, अगर कोई दो सिस्टम एक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे,
तो ए अगर सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, बी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए बी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आया? जनरली बॉयज में ये चीजें होती हैं कि मेरा ये एक ये दोस्त है, फिर वो दोस्त है, यानी कि एक ही कॉमन फ्रेंड है, तो हम दोनों भी आपस में फ्रेंड हो जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो? ऐसा होता है, ए सी का दोस्त है और बी भी सी का दोस्त है, तो आपस में चिल करते रहेंगे तो ए बी में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कभी कभी तो तुम्हारा ए बी में अच्छी दोस्ती होकर सी किनारे हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? चल आ गया। तो जीरोथ लॉ ये एक्सप्लेन करता है भाई, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? सेकेंड लॉ को ये बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी लॉ। सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी लॉ। एंट्रोपी के बारे में बात करता है ये, ठीक है? हाँ, किसी भी स्पॉन्टेनियस तुम्हारा रिएक्शन होगा तो उसको एंट्रोपी इंक्रीज करता चला जाएगा, यही बात करता है भाई सेकेंड लॉ, ठीक है? हाँ है ना? ठीक है, एंट्रोपी लॉ है, यही एंट्रोपी है। तो तुम्हें से तीन में से कौन से डिफाइन करता है? तो एंट्रोपी लॉ यही डिफाइन करता है। थर्ड लॉ भी एंट्रोपी के बारे में बात करता है, बट वो डिफाइन नहीं करता है, ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी जीरो हो जाएगा ये बोलता है वो, ठीक है? लेकिन वो एंट्रोपी को डिफाइन नहीं कर रहा है। डिफाइन कौन कर रहा है? सेकेंड लॉ डिफाइन कर रहा है। क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई फिक्स कर दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स कर दिया गया है, यानी कि जो तुम्हारा रिएक्शन है या फिर जो सिस्टम है वो तुम्हारे इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में। तो व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड? एक बात ध्यान से समझ, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें किसी भी तरह का तुम चेंज लाओगे तो वो सिस्टम खुद ही एडजस्ट करके अपने आप को किसी भी तरीके से एडजस्ट करके वापस से वो उस रिएक्शन को या उस सिस्टम को क्या करेगा? उस सिस्टम को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से एडजस्ट करके, ठीक है? अब तुमने क्या किया भाई? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है, हाँ, रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट इधर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है भाई, इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे होगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अब तूने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक? तो अब रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इधर ऑलरेडी तुम्हारा बढ़ा हुआ है, इधर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो? तो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बोलेगा तेरे पास बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि कोई कंपोनेंट है, कोई जगह है, कोई दुकान है, ऐसा समझो कोई फैक्ट्री है, कुछ चीजें बना रहा है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है कि मार्केट के डिमांड से ज्यादा बना दिया उसने, समझ? जैसे कि मैं मान लो कि मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे बहुत ज्यादा मैंने बना दिया, तो अब क्या करेंगे हम? और ज्यादा बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना भाई, मेरे पास और सप्लाई आएगा क्या? नहीं आएगा, अब मेरे पास से दूर लोग हो जाएंगे, समझ रहे हो? है ना? तूने क्या करा कि बहुत सारे दोस्त बना लिए भाई, तो जो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त है ना, तो वो और ज्यादा दोस्त बनेंगे क्या तेरे इधर उधर? नहीं, जो अपने जेन्युइन फ्रेंड्स है उसको भी तू धीरे धीरे कम करने लग जाएगा, ठीक है? रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है? कि नहीं इसके तो बहुत सारे लॉयल फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे दोस्त बनते जा रहे हैं, तो भाई छोड़ दो, ठीक है? तो होता क्या चीज है बेसिकली कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और तूने क्या कहा? प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, क्या करा तूने? प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, तो बैक हो जाएगा भाई, तो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? बैकवर्ड को। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा तो रिएक्शन बैक जाएगा। बट इफ इन केस यही क्वेश्चन को उल्टा बोल दिया जाए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, किसका? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की संख्या हमने बढ़ा दी है, समझ रहे हो? तो हमें प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर? हमें प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 तुझे पता है, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक होगा, 7 पर है तो न्यूट्रल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लेविस बेस है? लेविस बेस क्या होता है बेटा? लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस होता क्या है? चल ध्यान से फिर, ठीक है? दो चीजें, लेविस एसिड और लेविस बेस, दो है, लेविस एसिड और लेविस बेस, लेविस एसिड, लेविस बेस, ठीक है? लेविस एसिड क्या होता है बेटा? कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है?
वो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को क्या बोलेंगे भाई, लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कम है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं, समझ रहे बात को, ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फिर भी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, वो लेविस एसिड होते हैं। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, और तुम्हारा उसके पास लोन पेयर होगा पहले से एक्स्ट्रा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखेंगे, उन्हें हम बोलेंगे लेविस बेस, ठीक है। तो BF3 देख भाई, एक 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 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये लेविस एसिड हुआ, लेविस एसिड है। NH3 नाइट्रोजन, लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मेरे भाई लोन पेयर है इसके पास, ये हो गया तुम्हारा लेविस बेस। ये हो गया तुम्हारा लेविस बेस, बेस H प्लस, हाँ हाइड्रोजन आयन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, एसिड रिप्रेजेंट करता है ना भाई, हाइड्रोजन आयन एसिड रिप्रेजेंट करता है ना, लेविस एसिड। और उस तरह से ना देखो तो हाइड्रोजन की संख्या, प्रोटॉन है ना, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एसिड हो गया AlCl3 सिमिलर टू द BF3, ये भी तुम्हारा लेविस एसिड हो गया। सो इसका आंसर हो गया B, NH3, ठीक है। द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, कॉमन आयन का तुम्हारा डेफिनेशन देखोगे तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी से रिप्रेजेंट करता है, तो एसोसिएटेड विथ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। चलो हो गया, हमने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए, उम्मीद है तुम्हारा सारे की सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस करो, बैठ करके प्रैक्टिस करो बेटे, ठीक है। MC के सवाल है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। और तुम्हारा जैक का प्रीवियस ईयर कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो, सैंपल पेपर कर लो, सेट कर लो आराम से। तू 40 में से नहीं भी मार्क आएगा तो 40 मार्क आना भाई, क्यों नेगेटिव होके जाना है तुझे, हम वो इस तरह से पढ़ के जाएंगे कि 40 में 40 करके आएंगे, 40 सोच के जाए, 40 मार्क आओ और कॉन्फिडेंट होकर के आओ। चलो गुड लक।